हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से एग्जाम बडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। फिजियोग्राफिक जो हमारा रीजन हम लोग कर रहे थे, जो प्राकृतिक प्रदेश थे, उसको हम लोग आगे करेंगे। तो सभी लोगों को वेलकम भाई। पवन कुमार सर जी, 5 कब बजेंगे? बहुत बढ़िया भैया, 5 जो हैं कब बजेंगे तो तुम्हें मालूम होगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 तभी बजेंगे जब हम आएंगे, चाहे वो 5-10 बज रहा हो, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास। लेट्स स्टार्ट अ क्लास। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ डाउट भी हैं। और हाँ, जो लोग ये बाद में वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सबको मैं बता दूं कि लाइव आते हैं, लाइव आ जाए करें, तो आप लोग के डाउट्स भी मैं क्लियर कर दिया करूंगा। 5 बजे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप अपनी इस लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो, मन करे तो, ठीक। और लाइक एक आप लोग कर सकते हैं अगर मेरी क्लासेस आपको समझ में आ रही है तो। अब हमसे किसी ने पूछा, सर सिंटेक्सियल बेंड क्या है? सिंटेक्सियल बेंड क्या है? देखिए, क्वेश्चन आप लोगों ने जो पूछा है सिंटेक्सियल बेंड वाला, ये हमने जब जियोमॉर्फोलॉजी कराया था तो मैंने करा दिया था, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने पूछा है तो मैं फिर बता दे रहा हूं। आप अगर हिमालय को देखेंगे तो हिमालय का फॉर्मेशन आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं एक हेयर पिन बेंड है, ये देख रहे हैं आप, मोड़, हेयर पिन बेंड। और यहां पर आप देख रहे हैं एक हेयर पिन बेंड है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज, इसको बोलते हैं आप नॉर्थ वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड, ठीक है। ये जो बेंड है, ये बेंड कहां पर क्या कर रहा है, आप देखेंगे यहां पर बेंड है, यहां पर है नंगा पर्वत। यहां पर क्या है, नंगा पर्वत, राइट। नंगा पर्वत से एक शाखा ऐसे निकल जाती है जो कि सुलेमान रेंज, पाकिस्तान में चली जाती है। ये पाकिस्तान में है, ठीक है। एक बेंड है यहां पर, इसके दक्षिण में है सुलेमान रेंज, इस बेंड के दक्षिण में है सुलेमान रेंज। और यहां पर एक बेंड है, और ये बेंड है कहां पर, यहां पर स्थित है एक पर्वत, नामचा बरुआ। नामचा, कुछ डाउट्स है बच्चों के, वही बताना चाहता हूं। तो एक आपका नंगा पर्वत पे है बेंड, और एक आपका है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड, नॉर्थ ईस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड, ठीक है। और इसके दक्षिण में अगर आप देखेंगे, इसके दक्षिण में तो आपका पटकई बूम वाली ब्रांच है, पटकई बूम हिल्स है यहां पे, ठीक। तो ये 2 बेंड है, ये 2 शार्प बेंड है, ये 2 शार्प बेंड है। ये बेंड क्यों बने हैं, क्योंकि भारत का अगर आप देखेंगे, अगर हम लोगों ने ये, अगर आप भारत को देखेंगे, जब भारत वास्तव में जाके टकराया था तो यहां पर कुछ 2 सींग जैसी चीज निकली हुई थी भारत की, ठीक है ना। और यही सींग 2 पोर्शन आपके टकराए, ये वाला पोर्शन इधर टकराया, ये वाला पोर्शन इधर टकराया, तो ऑब्वियसली बात है 2 यहां पर क्या बन जाएंगे, बेंड बन जाएंगे। यही है आपका सिंटेक्सियल बेंड। और इसी के सहारे यहां पर याद रखिएगा, इसी के सहारे यहां पे नंगा पर्वत से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है सिंधु नदी। सिंधु नदी बेटा जो है ना, सिंधु नदी, ये इसी नंगा पर्वत सिंटेक्सियल बेंड के सहारे दक्षिण में मुड़ के पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। और यहां पर इसी प्रकार से यहां पर मुड़ के यांग्यात दर्रा है, और यहीं से सांगपो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां पर वो दिहांग कहलाती है, ठीक है। बाद में असम में वो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो ये 2 सिंटेक्सियल बेंड है, नंगा पर्वत। ये हालांकि हम लोग करते हैं, जब हम लोग इंडस रिवर करते हैं यहाँ पर, तो मैं सिंटेक्सियल बेंड के बारे में बताता आपको, लेकिन क्योंकि पूछ लिया तो मैंने कहा बता देता हूँ। इंडस रिवर जो है यहाँ सिंटेक्सियल बेंड से इधर मुड़ रही है, और सांगपो रिवर यहाँ नामचा बरुआ के इधर से मुड़ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और था डाउट वाला, आप लोग अपने डाउट व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा अगर मुझे लगेगा कि वो डिस्कस करने योग्य है तो। एक चीज पूछी गई मुझसे, सर एलुवियल फैन क्या होता है, मतलब जलोढ़
जलोढ़ पंख क्या होते हैं, ठीक है, जलोढ़ पंख क्या होते हैं। और एक आपका है एलुवियल कोन क्या होते हैं, जलोढ़ शंखु क्या होते हैं। ये दो क्वेश्चन आए मेरे पास, ये दो क्वेश्चन मेरे पास आए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, सबसे पहले तो अच्छा हिंदी दिवस है आज, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं एल्यूवियल फैन के बारे में। तो जलोढ़ पंख के बारे में अगर समझेंगे आप तो जलोढ़ पंख क्या होता है। देखिए अगर आप देखेंगे इस प्रकार से, जो शिवालिक है, शिवालिक, ठीक है, या जो जहां पर भी आपके, केवल शिवालिक ही नहीं, मैं कई जगहों पे आपको बता दे रहा हूं, पर्वतों से क्या होता है, कभी कभार पर्वतों के बीच से इस प्रकार से आपने देखा होगा काफी विस्तृत इस प्रकार से फैलाव लिए हुए आपके जलोढ़ मृदा जो है वो इकट्ठा होके इस प्रकार की पंखे की आकृति बना रखी होती है इन्होंने, ठीक है, फैल गया होता है। ढलान से जब उतर रहा होता है तो ढलान से उतरने में ये फैल जाता है बेसिकली। इसको अगर सेक्शनल, ये तो आपका फ्रंट व्यू हो गया, अगर इसको सेक्शनल व्यू लें जैसे ये है सपोज, ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे इस तरीके से ये फैला रहता है नीचे की तरफ ज़्यादा, ठीक है, नीचे की तरफ हिस्सा है फुट हिल्स में आप देखेंगे तो इस तरीके से फैला होता है। इसका शेप देखेंगे तो ऐसे हो गए। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू में बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। और ये आप देखेंगे फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है। आप सामने से देखेंगे तो आपको इस प्रकार से फैला हुआ जलोढ़ पंख नजर आएगा, ठीक है। अब ये इतना फैल क्यों जाता है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, अगर यहां पर आप देखेंगे जलोढ़ पंख में, तो जलोढ़ पंख में आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर इसमें आपको नजर आ रहा है कि यहां पर जो ढाल की आप कह सकते हैं क्या है, प्रवणता, ग्रेडियंट, मतलब एंगल जो है वो बहुत कम आपको नजर आ रहा है। इट इज 3 to 4, ठीक है, ये कितना डिग्री है, 3 to 4, क्या स्लोप ग्रेडियंट आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे स्लोप ग्रेडियंट, और हिंदी में इसको बोलेंगे ढाल प्रवणता। इसको क्या बोलेंगे, ढाल प्रवणता, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहां ढाल प्रवणता कितनी है, लगभग 3 से 4 डिग्री है, काफी मंद है, मतलब कि एकदम ऑलमोस्ट आपका क्या है, पैरेलल है। यहां पर ऐसा क्यों होता है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है एल्यूवियल फैन की, ये थोड़ी सी चीजें जो है हम लोग समझ लेते हैं। एल्यूवियल फैन की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली चीज एल्यूवियल फैन में, यहां पर कुछ चीजें लिख दे रहा हूं मैं। ढाल प्रवणता हमने देख ली कितनी है, 3 से लेकर 4 डिग्री के बीच में है ये। अब यहां पर जो इसके अवसाद होते हैं, इसके अवसाद या आप कह लीजिए सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही बारीक होते हैं, बारीक गाद होती है यहां पे, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं फाइन सिल्ट, बारीक गाद होती है यहां पर, बहुत महीन आपकी क्या होती है यहां पर, सेडिमेंट्स होती हैं, मोटी मोटी चट्टाने नहीं होते हैं, पत्थर बड़े बड़े नहीं होते हैं, बहुत ही महीन होती है ये गाद, ठीक। पहली चीज तो ये इसमें समझ लीजिए आप। दूसरी चीज आपको इसमें ये समझनी है कि जो एल्यूवियल फैन है इसमें सेडिमेंट्स की मात्रा, अवसाद की मात्रा जल की मात्रा से कम है। यहां पर अवसाद जो है वो कम है और जल की मात्रा, ठीक है, ज्यादा है। ये कैसे यहां पर आया, ये यहां पर कैसे बहा, ऑब्वियस बात है, या तो किसी नदी ने ये नदी लेके आई होगी, या बहुत सीजनल जब बारिश होती है, ठीक है, बादल फटते हैं तब भी इस प्रकार की चीजें होती हैं यहां पर। लेकिन ये चीज आप देखेंगे कि अवसाद यहां पर कम है, जल की मात्रा ज्यादा है। जैसे ऐसे समझ लो, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। एक बाल्टी आप ले लीजिए, ठीक है, इस बाल्टी में आप क्या करिए, ऐसे आप एक बाल्टी ले लीजिए यहां पे, जिसको बकेट बोलते हैं अंग्रेजी में। इसमें आप पूरा इसको पानी से भर दीजिए, पानी से, और इसमें कुछ भाग जो है, कुछ भाग क्या करें आप, कुछ भाग इस तरीके से यहां पर मिट्टी रख दीजिए, महीन मिट्टी, ठीक है, महीन मिट्टी से भर दीजिए इसको। अब अगर सोचिए ये जो वाला हिस्सा है आपका, ये हिस्सा, अगर आप इस हिस्से को क्या करें, इस हिस्से को यहां से बहाएंगे,
इस हिस्से के यहाँ से बहाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ से अगर इस ढाल से समझ लो, इस ढाल से अगर बाल्टी का पानी पलटा दो तो क्या होगा, पानी बहेगा और पानी के साथ ही साथ जो ये अवसाद है गाद, ये भी बह के आगे तक चला जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं, ये भी जो है गाद अवसाद आगे तक बह के चलाएगा। तो यहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये सेडिमेंट्स, और क्योंकि सेडिमेंट्स कैसे हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, इसलिए आगे बह के चले गए। ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा जलोढ़ पंख, एल्यूवियल फैन। एल्यूवियल फैन में फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं मतलब कि बारीक कण होते हैं। यहां जल की मात्रा ज्यादा होती है अवसाद से, और इसका ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट इसका 3 से लेकर 4 डिग्री होता है। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर, अब अगर हम लोग बात करें यहां पर जलोढ़ शंकु पे, अगर हम लोग बात करें यहां जलोढ़ शंकु पे, तो जलोढ़ शंकु में हमें देखने को क्या मिलेगा, जलोढ़ शंकु में हमें देखने को मिलेगा कि यहां पे जलोढ़ शंकु में देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसका जो बेस है कैसा है, ब्रॉड बेस है। हिंदी में लिख लो चौड़ा आधार। ब्रॉड बेस का मतलब क्या हुआ, चौड़ा आधार। यहां पे चौड़ा आधार रहता है, चौड़ा आधार, ठीक है, चौड़ा आधार है, यहां पर फैल जा रही है चीजें। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि इनका जो बेस होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, नैरो, नैरोअर बेस। क्या होगा, नैरोअर बेस होगा आपका, नैरोअर बेस, ठीक, मतलब कि संकीर्ण, संकीर्ण आधार होता है यहां पे। इसको बना लो, इसको देख लो, ठीक है, यहां पे आपका क्या है, ये संकीर्ण है, ठीक। अब इसका अच्छा क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लो, एक क्रॉस सेक्शनल व्यू इसका देखो। अगर इसका हम क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाएं, यही ढाल है वो, यहां पे क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर हम बनाएं तो हमें पता चलेगा कि इस तरह हमको ये नजर आएगा, नीचे नजर नहीं आएगा, इस तरह नजर आएगा। यहां पर आप अगर देखेंगे इसकी ढाल प्रवणता जो है, ठीक है, इसका एंगल अगर देखोगे, स्लोप ग्रेडियंट इसका देखोगे, इसका स्लोप ग्रेडियंट अगर देखोगे तो स्लोप ग्रेडियंट कितना है, 15। इसका 3 से 4 और इसका स्लोप ग्रेडियंट क्या है, 15। मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पे, तो यह एक खड़ी ढाल है, ठीक है। अब ऐसा कब होगा, ऐसा कुछ कंडीशंस होंगी तब होगा। पहली चीज यहां पे, पहली चीज आपको क्या समझनी है, पहली चीज ये कि यहां पे जो अवसाद होंगे, सेडिमेंट्स, यहां पे जो सेडिमेंट्स होंगे कैसे होंगे, बारीक होंगे या मोटी होंगे, मोटे, कोर्स सैंड होगा, मोटे बालू होंगे यहां पे, मोटी बालू, कोर्स सैंड। यहां पे क्या होगा, मोटी बालू होगी, कोर्स सैंड होगा। दूसरी चीज यहां पर जिस प्रकार से आपने देखा था, बकेट में हमने पानी भरा था और उसी में आपका पानी ज्यादा था, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका गाद ज्यादा होगा, ठीक है, और पानी बहुत कम होगा। अब सोचो इस बाल्टी को जिसमें आपका गाद ज्यादा है और पानी है, और इसमें गाद कैसे हैं आपके, बड़े हैं, चट्टान आपकी कैसी बड़ी हैं। अगर इसको यहां से तुम बहाओगे तो आपको क्या लगेगा, ये बह के बहुत आगे तक चला जाएगा, नहीं, इसकी जो मोटी चट्टान है ये यहीं ऊपर इकट्ठा हो जाएगी, यहीं ऊपर इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, और बहुत ही छोटा सा पार्टिकल, आपके जो महीन पार्टिकल होंगे वो नीचे जाएंगे आपके, ठीक। लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा कहां इकट्ठा हो जाएगा, यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए ये हमको कैसे नजर आते हैं, ये हमको नजर आते हैं कोन की तरह, और ये हमको नजर आते हैं पंख की तरह। यहां पर आप अगर देखेंगे जलोढ़ शंकु के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा एल्यूवियल कोन्स जो होते हैं, एल्यूवियल कोन्स में ये ऊपर की तरफ यहां डिपोजिशन ज्यादा होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, यहां पर ज्यादा डिपोजिशन होगा, ज्यादा यहां पर निक्षेपण होगा। इसीलिए इसका ढाल प्रवणता देखेंगे, स्लोप ग्रेडियंट कितना है, 15 है, ठीक है। आई होप एल्यूवियल फैन और एल्यूवियल कोन आपके समझ में आ गया। बताइए, इतनी चीज सबके समझ में आ गई है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम लोग ग्रेट इंडियन प्लेन्स भाई स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है। चलो आओ, अब अपना आज का जो टॉपिक है हमारा,
देखो इसी को समझाने में टाइम लग गया हम लोग को। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। इंडो गैंजेटिक, देखो मैदान कैसे बने थे हम लोगों ने देख लिया था। शिवालिक के आगे, शिवालिक के दक्षिण में हम लोगों ने क्या देखा था, शिवालिक के इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था, ये शिवालिक थी श्रेणी, और यहां पे इस प्रकार से प्लेटों को अगर देखेंगे हम तो प्लेट हमारी क्या थी, इस प्रकार से जा रही थी, ये चीज हमने देखी थी, राइट। यहां पर एक अग्रगर्त बना हुआ था, यहां पर क्या बना हुआ था, अग्रगर्त, इसको बोलते हैं फोर डीप। यहां पर एक फोर डीप बना हुआ था, इसको हम बोलते हैं फोर डीप। ये क्या है हमारा भाई, आप कहेंगे सर शिवालिक, ऐसे भी लिखते हैं शिवालिक और शिवालिक दोनों लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पे नदियां कई सालों तक आई और अपना अवसाद इकट्ठा करती रहीं, ठीक है। और ये जो दक्षिण वाला भाग है, ये दक्षिण वाला भाग हमारा भरता चला गया, ये हमारा दक्षिण वाला भाग क्या हो गया, भरता चला गया। ये कहानी जो हमारी हुई ये होलोसीन पीरियड में हुई, मतलब कि आज जो नवीनतम पीरियड है जिसमें आप जी रहे हैं उस समय ये कहानी होती है। और यहां से नदियां अपने अवसाद इकट्ठा करती हैं। ये प्रक्रिया जो अवसाद इकट्ठा करने की है ये लाखों वर्ष चलती है। कितने वर्ष, लाखों वर्ष चलती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस हैपेंस, ठीक है। रिवर्स जो हैं, रिवर्स अपने साथ क्या लेके आ रही हैं, सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं। इस सेडिमेंट से इन्होंने जो अग्रगर्त है, जो अग्रगर्त है, इस अग्रगर्त को इन्होंने अवसादों से भर दिया। किससे भर दिया, अवसाद से भर दिया, सेडिमेंट्स से भर दिया। और ये सेडिमेंट्स जो मृदा थी वो क्या थी, एलुवियल सॉइल। ये मृदा जो है क्या कहलाती है, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा वो मृदा है जो हिमालय नदी या पहाड़ों से बहने वाली नदी, ठीक है, नॉट ओनली हिमालय, जो पहाड़ों से बहने वाली नदी, पहाड़ को काट के लेके आती हैं जो मृदा, उससे जो आपकी मृदा बनती है उसको हम क्या कहते हैं, जो पहाड़ से काट के अवसाद लेके आती है उससे जो मृदा बनती है उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये काफी गहरा है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो हमारे जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स हैं, इनके बारे में कुछ चीजें समझ लीजिए, ठीक है। प्लेन्स के बारे में कुछ चीजें, पहली चीज तो ये कि जो हमारे मैदान हैं भारत के, ये शिवालिक है, शिवालिक के दक्षिण में, ठीक है। इन एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो यहां हम लोग ने नाम लिखा है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। हम लोग ने क्या लिखा है नाम, इंडो गैंजेटिक, मतलब इंडस और गंगा से बनने वाले मैदान हम लोग ने लिखे हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर इंडस और गंगा ही केवल नहीं है, 3 नदियां हैं जिनके अवसादों से ये हमारे जलोढ़ मैदान बने हैं। वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये जो मैदान बने हैं यहाँ पर, जो कि आप देखेंगे तो भारत की अगर बात करोगे, भारत की अगर बात करोगे तो भारत में ये जो अग्रगर्त है ये इस प्रकार से यहाँ से बहने वाली जो नदियाँ थी, यहाँ से जो बहने वाली नदियाँ थी इन्होंने भर दिया, ठीक है। और इसमें जो नदियाँ मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है आपकी सिंधु नदी तंत्र कह सकते हैं आप, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का काम है। दूसरी गंगा नदी तंत्र हम कह सकते हैं, क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियों ने पाटा है। और तीसरी नदी हमारी जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो 3 ये तंत्र हैं, ये 3 तंत्र हैं नदी तंत्र जिन्होंने हमारे मैदानों का निर्माण करा। आपको ये जान के प्राउड फील होगा कि पूरे विश्व में अगर बात करी जाए कि निक्षेपण से बने मैदान जो हैं उनमें सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, तो अपने भारत का मैदान है, ठीक है। डिपोजिशन
से निर्मित, डेपोजिशन से फॉर्म्ड प्लेन जो हमारा है वो कौन सा है? इंडिया का प्लेन है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा है। लिख लीजिएगा, ठीक है। विश्व में हमारे भारत का जो प्लेन है, मैदान है, ये सबसे बड़ा मैदान है पूरे विश्व में इन टर्म्स ऑफ डेपोजिशन, इन टर्म्स ऑफ निक्षेपण, मतलब निक्षेपण के अगर हम बेसिस पे देखें तो। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? अब यहां पर समझो एक चीज, इनकी अगर आप चौड़ाई के बारे में बात करेंगे, या लंबाई कह लो, चौड़ाई नहीं, लंबाई, सॉरी, इनकी लंबाई के बारे में बात करेंगे तो लंबाई इनकी लगभग 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर। ठीक है, ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के मैदान से लेके असम के मैदान तक है, जो कि ब्रह्मपुत्र ने बनाया है। इसकी अगर चौड़ाई के बारे में बात करेंगे तो पंजाब के मैदान जो है, पंजाब के मैदान वो 550 किलोमीटर लंबे भी हैं। पंजाब के मैदान जो हैं वो 550 किलोमीटर लंबे भी हैं, और वहीं असम के जो मैदान हैं, असम के मैदान वो मात्र 90 किलोमीटर लंबे हैं। ठीक है, तो इनकी, सॉरी लंबा बोलो, चौड़े हैं। अगर इनकी चौड़ाई के बारे में बात करें तो पंजाब के मैदान, पंजाब प्लेन्स, ये क्या है? बहुत चौड़े हैं। और असम के जो मैदान है, असम के मैदान, ये इतने चौड़े नहीं हैं। असम के जो प्लेन्स है ये इतने चौड़े नहीं हैं। अब इससे मतलब बात समझ में आई आपकी? इससे मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो वेस्टर्न प्लेन है, वेस्टर्न प्लेन्स, पश्चिमी मैदान आर ब्रॉडर, पश्चिमी मैदान अधिक चौड़े हैं, पश्चिमी मैदान अधिक चौड़े हैं। समझ में आई बात आपके यहां तक? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? पश्चिम के मैदान हमारे अधिक चौड़े हैं। आई होप ये समझ में आ गई होगी आपकी बात। दूसरा प्लेन्स के बारे में आप क्या पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर? दूसरा प्लेन्स के बारे में ये समझिएगा कि जो प्लेन्स की गहराई है, डेप्थ, ये कहीं कहीं पर 2000 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक गहरी है। समझ में आया? 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक डीप है ये, मतलब इतने गहरे हैं। इतने गहरे कहने का सेंस है कि जो अग्रभाग है आपका, ये इतना ज्यादा इसमें अवसाद इकट्ठा हुआ और फिर हमारे नॉर्थ इंडिया के खूबसूरत मैदान बने। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ रही है? अब कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट के बारे में बात करते हैं। इसकी हाइट के बारे में बात करते हैं कि इसकी एवरेज हाइट कितनी है। इसकी मैदानों की एवरेज हाइट बोल लो या बोल लो एवरेज एलिवेशन, मतलब ये कितने ऊंचे हैं, औसत ऊंचाई। कहां से? समुद्र तल से भाई, है ना, समुद्र तल से बोल रहा हूं ऊंचाई। समुद्र तल से अगर इनकी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे हम लोग तो हमको पता चलेगा इनकी औसत ऊंचाई है 150 मीटर। कितनी है इनकी औसत ऊंचाई? 150 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है। अच्छा, एक कहानी और थोड़ी समझ लो उसमें। क्या समझ लो? कि यहां पर अगर हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अपनी एक जगह है जिसको बोलते हैं आप सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में एक जगह है सहारनपुर, और हरियाणा में एक जगह है जिसको आप बोलते हैं अंबाला। अंबाला, ठीक है। सहारनपुर से लेके अंबाला तक का इसका एलिवेशन जो है, एलिवेशन, ठीक है, इसके बीच में जो एलिवेशन है समुद्र का, समुद्र की हाइट से, अगर सॉरी समुद्र तल से, तो ये मैक्सिमम है, यहां पर मैक्सिमम एलिवेशन है। ठीक है, आप कह सकते हो अधिकतम ऊंचाई भारत में इनकी यहीं पर है, जो कि है 290 मीटर। 290 मीटर, ठीक है। कितनी है? 290 मीटर।
इससे क्या फ़र्क पड़ता है आप कहेंगे, है ना सर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, होगी 200 नंबर मीटर, 150 है 200 मीटर, कोई फ़र्क थोड़ी ना, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, तभी आपको बता रहे, नहीं तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर आप समझेंगे एक चीज़, वो ये है, सपोज इस प्रकार से आपका ये ऊंचाई वाला भाग है, ठीक है, सहारनपुर से लेके अंबाला तक, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक नदी इधर से बहते हुए आती है और वो इस पहाड़ के कारण ये नदी इधर मुड़ जाती है, ये नदी इधर मुड़ जाती है, ठीक है। और ये नदी कौन सी है, सतलज। सतलज अपना रास्ता जो है वो बदल के पश्चिम की ओर चली जाती है, और एक और नदी है जो कि इस सहारनपुर के सहारे चेंज होके अपना रास्ता बदल के पूर्व में चली जाती है, वो है यमुना। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि ये जो सहारनपुर वाला, अंबाला से सहारनपुर वाला भाग है बीच का, ये वाटर डिवाइडिंग की तरह काम करता है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। ये क्या कर रहा है, दो नदी तंत्रों को एक्चुअली अलग कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सी नदी तंत्र को अलग कर रहा है, तो आप इधर देखेंगे, आप कहेंगे ये वाला नदी तंत्र कौन सा है, इंडस रिवर सिस्टम। ये कौन सा नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है ये, ठीक है। सतलज किसका भाग है, सिंधु नदी तंत्र का। और इधर आप देखेंगे तो कौन सी नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। मतलब वाटर डिवाइडिंग रेंज की तरह काम कर रहा है ये। हालांकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी यमुना को सतलज से इसने मिलने नहीं दिया, यमुना को सतलज से मिलने नहीं दे रहा। सोचो, नहीं तो यमुना सतलज मिल जाती है और एक अलग किस्म का यहाँ नदी तंत्र होता। ये यमुना जो इलाहाबाद में जाके, प्रयागराज में जाके गंगा से मिल रही है, और ये जो सतलज बाद में जाके पाकिस्तान में मीथन कोट में इंडस रिवर से मिल जाती है, ये चीज़ होती ही नहीं, कुछ अलग नदी तंत्र होता, ठीक है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये सहारनपुर से लेके जो मैदानी भाग है अंबाला तक। बताओ, इतनी बात समझ में आई, कमेंट करके जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई सबके। हिदायतुल्लाह, थैंक यू। इज इट क्लियर, सबके बात समझ में आ गई। ठीक है, आई गेस सबको समझ में आ गया, ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ये हमारा है कुछ बात हमने इंट्रोडक्शन कर ली एक तरीके से आप कह सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो हम लोग अपने जो हमारे प्लेन्स हैं, मैदान हैं भारत के, ठीक है, इसको इस मैदान को हम लोग 4 कैटेगरी में वर्गीकृत करते हैं भारत के केस में। और ये भारत के नाम हैं, ये और कहीं नाम नहीं है, भारत के नाम है। इसको हम कैटेगरी देते हैं, एक कैटेगरी है आपकी भाबर, ठीक है। दूसरे प्रकार हैं तराई मैदान, तराई प्लेन्स। तीसरे प्रकार हैं बांगड़, और चौथा प्रकार है खादर। इस तरीके से हम लोग ने क्या करा, इस तरीके से हम लोग ने 4 तरीके से प्लेन्स को अपने बांट लिया है, फिजिकल डिवीजन के हिसाब से, इनके जो फिजियोग्राफी है उसके हिसाब से, इनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इनकी भौतिक विशेषताएं, उनके आधार पे हमने इनको 4 कैटेगरी में बांट लिया। ये रीजन से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इनके भौतिक आधार पे, इनकी बनावट के आधार पे आप कह सकते हैं, इनको हमने 4 तरीके से बांट लिया है, ठीक। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या है, और चालू करते हैं भाबर से, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इन 2 क्षेत्रों को साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी सिमिलैरिटी है, ये लोग बगल बगल में हैं। और इन दोनों क्षेत्रों को साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इनकी सिमिलैरिटी है, ये दोनों अगल बगल में हैं। हम लोग ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि भाबर को हम लोग खादर के साथ पढ़ें, नहीं,
हम लोग ये दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये आपके समझ में आ जाएगा। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहां पर भाबर से हम लोग बात करते हैं, भाबर, और सारे पॉइंट भी लिखते चलेंगे इसमें, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज कर लेंगे। भाबर, भाबर में देखिए क्या है, इस प्रकार से समझ लीजिए आप कि आपका ये शिवालिक है, शिवालिक रेंज है, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, शिवालिक रेंज, ठीक है। अब शिवालिक रेंज में, शिवालिक रेंज के दक्षिण में, सबसे पहली चीज तो शिवालिक के दक्षिण में, साउथ ऑफ शिवालिक, इंग्लिश में समझ लो, साउथ ऑफ शिवालिक, शिवालिक के दक्षिण में, साउथ ऑफ शिवालिक, ये आपको भाबर के मैदान मिलते हैं। एक्चुअली भाबर के मैदान है क्या, नदियां जब अपने साथ फ्लो में बहती हैं तो बहुत सारे हिमालय में ऊंची ऊंची स्टीप्स हैं आपके, अगर ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय की बात करेंगे तो बहुत ही तीव्र ढाल हैं। यहां से जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ जो उखाड़े हुए गोलाश्म होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, चिकने पत्थर बड़े बड़े जो होते हैं, ये अपने साथ बहा के आगे ले जाते हैं। ताकत होती है इस नदी में, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी भी वर्क कर रही है, तो जो रिवर की स्पीड होती है बहुत ज्यादा तीव्र होती है, यंग होती है रिवर, यूथ फुल स्टेज में होती है, तो अपने साथ ही बड़े बड़े टुकड़े बहा के ले जाती है। लेकिन जब ये शिवालिक में आती है और शिवालिक के फुटहिल्स पे, चरणों पे, ठीक है, शिवालिक के चरणों पे, फुटहिल्स पे क्या होता है, इसका फ्लो कम हो जाता है, कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और इन जगहों पे ये जो है बड़े बड़े इस प्रकार से बड़ी बड़ी चट्टानें, ज्यादातर चिकनी चट्टानें, इनकी इस प्रकार से क्या करती है, चरणों पे, फुटहिल्स पे, ठीक है। फुटहिल्स, इसको क्या बोलते हैं, फुटहिल्स। ये बेसिकली कहां है, शिवालिक के दक्षिण और शिवालिक के पद में, ठीक है, मतलब कि फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, यहीं मिलती है ये, यहीं पर आपको ये मिलते हैं भाबर। इस प्रकार के बड़े बड़े, ये क्या है बेसिकली, गोलाश्म, ठीक है, इनको आप बोल्डर्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में, बोल्डर्स, बड़े बड़े ऐसे चट्टानें आ जाती हैं। आप कभी ऋषिकेश अगर गए हैं या हरिद्वार गए हैं तो आप वहां देखेंगे, ऋषिकेश में जाएंगे, आपको जैसा लगता है नदी है वहां पर, कभी नदी रही होगी वहां पर, ऐसा लगता है वो नदी है, ठीक, और एकदम सूखी है वो, सूखी, और उसके ऊपर ऐसे आपके चिकने पत्थर बड़े बड़े पड़े हुए हैं। शिवालिक है आपका, शिवालिक के बाद ऋषिकेश में अगर आप जाएंगे देखेंगे शिवालिक है, शिवालिक के बाद आप देखेंगे तो ऋषिकेश में ऐसे आपको मैदान नजर आएंगे, उसके ऊपर से पुल हो, बाकायदा पुल जाते हैं उसके ऊपर से, पुल के नीचे मैदान नजर आते हैं, तो ऐसा लगता है यहां पर पानी कभी बहता होगा, नदियां बहती होंगी, ठीक है। और इस प्रकार के चिकने पत्थरों की लाइन से पूरी एक नदी सी नजर आती है। ये जो मैदान है जो कि शिवालिक के दक्षिण में है, इनको हम भाबर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी आप परमिएबिलिटी चेक करेंगे, मतलब कि परमिएबिलिटी मतलब होता है कि अगर सोचिए इसके ऊपर बारिश का पानी कोई बह के आए, इसके ऊपर कोई बादल बने, बारिश हुई, तो आपको लगता है क्या बारिश का पानी या नदी अगर बहते हुए आ रही है तो क्या इसके ऊपर से बहते हुए नदी आ गई, दिखेगी आपको, नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि भाई इसमें इतने गड्ढे बीच बीच में हैं, इतने गैप होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं गैप, इनमें से पानी जो है ये टिकता ही नहीं है, नीचे चला जाता है, ठीक है। इसलिए यहां पे जो नदियां आ रही होती हैं, नदियां, वो नदी इसके नीचे से निकल जाती है, ठीक है, और हम देख ही नहीं पाते हैं नदियों को, नदी के पानी को देख ही नहीं पाते, नदी यहां पर नजर ही नहीं आती है। मतलब भाबर क्षेत्र में, मतलब क्या है आपको, मतलब भाबर प्रदेश में नदियां दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं रिवर्स आर नॉट विजिबल। क्यों विजिबल नहीं है, क्यों यहां दृष्टिगोचर नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे आर फ्लोइंग
बीनीथ दी भादर भाबर, बीनीथ दी भाबर प्लेन्स। भाबर, क्योंकि भाबर मैदान के नीचे, क्योंकि ये इसलिए दृष्टिगोचर नहीं होती है क्योंकि ये भाबर मैदान के नीचे बह रही हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए यहां पर देख के इसको, क्या यहां पर आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे? आप कहेंगे सर कैसे नजर आएंगे? जड़, भाई यहां पर वही पेड़ नजर आएंगे जिनकी जड़ ना बहुत लंबी गहरी होती है, जिनकी जड़ें बहुत लंबी गहरी होती हैं, वही पेड़ आपको नजर आएंगे यहां पर, जो कि रेयर होगा, रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या भाबर मैदान, हम ये कह सकते हैं पॉइंट लिख के कि भाबर कल्टीवेशन के लिए कृषि योग्य नहीं है। कल्टीवेशन के आगे क्रॉस मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? ये कह सकते हैं कि ये कृषि योग्य नहीं है। बताइए भाई, बिल्कुल कह सकते हैं कृषि योग्य नहीं है। बताओ, इतनी बात समझ में आई सबके भाबर के बारे में? जल्दी से बताओ, भाबर के बारे में इतनी चीज समझ में आई? इट इज नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। क्लियर है बात यहां तक सबके? क्लियर है? मेघदूत यादव, थैंक यू आपको, अगर आधा हमारी पसंद आ रही है तो। ठीक है, देखो यहां पर एक चीज समझना, यहां पर एक चीज समझना, इसकी अगर आप बात करेंगे चौड़ाई की, तो हम अगर भारत को इस प्रकार से देख लें, इस प्रकार से हिमालय को समझ लें अगर, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं होती है और ये पूर्व में जाके कम हो जाती है चौड़ाई इसकी। ठीक है, पूर्व में कम हो जाती है इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो आप कहेंगे सर 10 से 15 किलोमीटर है इसकी। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 15 किलोमीटर। कहां मिलेगी? जहां जहां शिवालिक रेंजेस होंगे, मतलब बिहार तक और फिर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और फिर आसाम में तो मिलेगी। तो यहां पर आपको, यहां पर आप कह सकते हैं कि चौड़ाई इसकी किधर अधिक होगी? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चौड़ाई पश्चिम में अधिक, पश्चिमी भाग चौड़ा, पश्चिमी भाग चौड़ा लिख सकते हो। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन्स आर ब्रॉडर। ईस्टर्न पार्ट इसके क्या होंगे? नैरो होंगे, बहुत कम चौड़े होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये है हमारा भाबर। ये क्या है? भाबर। अब यहीं समझो तराई भी, यहीं समझो तराई, तुम यहीं पर आप समझिए तराई। अब भैया ये नदी जो है आपकी, ये नदी निकल के कहां आ रही है? ये जैसे ही भाबर खत्म होता है, जैसे ही भाबर खत्म होता है, तो भाबर खत्म होता है तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में नदी नजर आती है, इस वाले क्षेत्र में नदी नजर आती है। ये कैसा क्षेत्र है मालूम है? कैसा क्षेत्र है? मतलब यहां पर जो नदी नजर आती है, तो नदी के प्रॉपर मार्ग भी नहीं बना होता है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में नदी का प्रॉपर मार्ग भी नहीं बना होता। मार्ग मतलब कि होती है बहुत। अब यहां से सोचो, निकल के आई एकदम से, ये नदी इसके नीचे से बह रही थी, भाबर के नीचे, और अब ये भाबर के मैदान खत्म हो गए और यहां से नदी नजर आने लगी। ये क्षेत्र कहलाता है क्या? ये क्षेत्र कहलाता है तराई मैदान। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? इसके बारे में अलग पेज में लिखेंगे, लेकिन अभी समझ लो, ये क्षेत्र कहलाता है तराई मैदान। मतलब तराई मैदान कहां पर होगा? भाबर के दक्षिण में। मतलब तराई मैदान कहां पर होगा? इधर। लेकिन तराई मैदान जो है, तराई मैदान ये पूर्व में ज्यादा चौड़ा है। तराई मैदान जो है, तराई मैदान पूर्व में अधिक चौड़े हैं। अभी बता रहा हूं क्यों अधिक चौड़े हैं। दे आर ब्रॉडर इन द ईस्टर्न साइड। वाई? नाउ तराई जो है, तराई, ये हिंदी का शब्द है तर। तर से आता है, तर शब्द से तराई आया है। तर का मतलब होता है हमेशा भीगा हुआ। तर का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई चीज जो हमेशा भीगी रहे, उसको बोलते हैं तर। ठीक है, तो ये तर से आया है तराई, मतलब ऐसा मैदानी भाग जो कि हमेशा भीगा हो। ठीक है, वास्तव में क्या होता है? वास्तव में सोचिए, अगर सपोज आप चिड़िया हैं और चिड़िया की तरह आप देख रहे हैं अगर, तो ये नदी आपकी है, ये नदी है। ठीक, अब तराई क्षेत्र में क्या होता है कि नदी का पानी इस मार्ग से तो बह ही रहा है जो नदी बनी हुई है, लेकिन नदी का पानी इतना ज्यादा एकदम से निकल के यहां पर आता है कि नदी का पानी ऐसे फैल जाता है। इन क्षेत्रों में नदी का पानी क्या होता है? फैल जाता है। राइट, और यह हमेशा
आर्द्र भूमि रहती है, ये हमेशा क्या होती है, आर्द्र भूमि रहती है, मतलब वेटलैंड रहती है। समझ में आई बात आपके यहाँ पर? तो ये वाला क्षेत्र हमेशा तर रहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं तराई, इसी हम क्या बोलते हैं, तराई। अब बात ये आती है कि पश्चिम में ये कम चौड़े हैं और पूर्व में ज्यादा चौड़े क्यों हैं? क्योंकि भैया देखो, पूर्व में भारत में जो उत्तर भारत है या मैदान जो है, इनमें बारिश किसकी वजह से होती है? इनमें बारिश जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझो, साउथ वेस्ट मॉनसून कैसे मॉनसून होती है? ये ऐसी विंड होती है, ये ऐसी विंड होती है, ऐसी पवन होती है जो कि अरब सागर से भी चल रही है, इधर से भी चल रही है, राइट, और बंगाल की खाड़ी से भी चल रही है। अब यहां पर जो आप देखेंगे, यहां पर है वेस्टर्न घाट, यहां पे क्या है, वेस्टर्न घाट। तो यहां पर जो बारिश होती है, जो इधर से आती है, वो अधिकतर बारिश इधर ही कर देती है, पश्चिमी घाट, और कुछ जो है दर्रों से होते हुए इस प्रकार से पहुंचती हैं अपनी, ठीक है। लेकिन बीच में इतने पहाड़ मिल जाते हैं, विंध्याचल और सब, कि वो सूखी हो जाती हैं लगभग, ठीक है, किसी तरह, लेकिन ये क्या होती है, पहुंच जाती है, दिल्ली तक भी पहुंच जाती हैं। लेकिन जो वर्षा बेसिकली होती है, वर्षा बेसिकली कहां पर होती है? वर्षा बेसिकली आपके पूर्व में होती है, पूर्व वाली जो, मतलब आप कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल वाली शाखा है, यहां से आती है वर्षा, और वर्षा यहां पर टकरा के अरुणाचल प्रदेश से इस तरफ बढ़ने लगती है, ठीक है, और इधर से घूमते घूमते बिहार, गोरखपुर, इलाहाबाद घूमते लखनऊ, मथुरा चली जाती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि वर्षा की मात्रा, अगर आप देखेंगे तो वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जा रही है। इसीलिए गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश की अगर बात करोगे तो बहुत अधिक वर्षा होती है, मथुरा में बहुत कम वर्षा होती है। रेनफॉल इज हाईएस्ट इन गोरखपुर इफ यू टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश, एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज मथुरा, सहारनपुर रीजन, देयर द रेनफॉल इज वेरी लेस। नॉट सहारनपुर, बिकॉज सहारनपुर का एक अलग फैक्टर है कि हिमालय की वजह से भी वहाँ बारिश होती है, लेकिन मथुरा में बारिश उतनी नहीं होती है, आगरा वाले रीजन में उतनी बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है पूर्व में ज़्यादा बारिश हो रही है, और पूर्व में ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ की ज़मीन कैसी होगी, तर ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, ज़्यादा वेट होगी कि नहीं होगी? तो आप कहेंगे यस, वहाँ की ज़्यादा ज़मीन आपकी वेट होगी, ठीक है, वहाँ की। अच्छा, इसकी चौड़ाई पूर्व में 10 से 15 किलोमीटर होती है, इसकी चौड़ाई पूर्व में 10 से 15 किलोमीटर होती है। अच्छा, एक चीज बताओ, इतनी तर जमीन जो है, जिसमें इतना ज्यादा पानी वानी आ रहा है, तो भैया ये घास के मैदान के लिए और जंगलों के लिए अच्छी होगी कि नहीं होगी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल अच्छी होगी। तो तराई वाला जो क्षेत्र होता है, तराई की जो मैदान होते हैं, ये किसके लिए अच्छे होते हैं? जंगल। इसका उदाहरण बता दे तुम्हें, ठीक है, इसका उदाहरण तो बहुत सारा हो सकता था भारत में, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, इन जंगलों को हमने तब्दील कर दिया कृषि योग्य भूमि में, हमने इसको एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया इन जंगल को। कुछ बचे हुए भाग हैं, जैसे आप नेपाल चले जाएं, ठीक है, तो नेपाल चले जाओगे तो वहाँ पे बांके जगह है, ठीक है, बर्दिया जगह है, और वहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं। अगर नेपाल से उसी भाग से सटा भाग अगर तुम पश्चिम की तरफ थोड़ा दौड़ोगे, पश्चिम और दक्षिण की तरफ, ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा लखीमपुर का पलिया वाला झील इलाका, जहां पर क्या है, जहां पर आपका दुधवा नेशनल पार्क है। वही बेल्ट अगर पकड़ लोगे, पीलीभीत वाली बेल्ट, तो पीलीभीत वाली बेल्ट भी कौन सी है? तराई वाली बेल्ट है। तो देख लो, इन तराई वाले क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, घने जंगल है वहां पर, ठीक है, घने जंगल मिल रहे हैं। इसी में आ जाओगे दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर वाले रीजन में, तो वहां पर भी आपको घने जंगल मिल रहे हैं। थोड़ा सा तुम शिफ्ट कर जाओ नेपाल की तरफ, वहां से तो नेपाल में घने जंगल मिल रहे हैं। मतलब तराई वाले रीजन में तो नेचुरली घने जंगल होने ही हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग काट देते हैं, और काट के हम लोग ने कृषि योग्य भूमि बना दी। समझ में आ रही बात आपके? तो अब यहां पर क्या है, आपको जंगल नहीं मिलता है। गोरखपुर में जाओगे तराई बेल्ट है, महाराजगंज तराई बेल्ट है, यहां जाओगे, यहां पर इस समय आपको जंगल नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे? यहां पर आपको एग्रीकल्चरल लैंड मिलेंगे, क्योंकि हम लोग ने कृषि योग्य भूमियां बना दी है। तो ये है आपके लिए क्या? तराई। ये क्या है आपके लिए? तराई। आई होप आपको तराई समझ में आ गई होगी कि तराई क्या है, तराई मैदान क्या होते हैं। बताओ, समझ में आ गई बात इतनी सबको? तराई की बात सबको समझ में आ गई? बताओ। ठीक है, ठीक है, तराई की बात समझ में आ गई। अब देखो, यहां पर एक कहानी तुम्हें और बताते हैं, एक कहानी और बताते हैं। दो शब्द तुम्हें बताते हैं, दो शब्द। इन दो शब्द को कहीं देखो और समझना है कि ये क्या है। एक शब्द है चोस, एक शब्द है चोस, और दूसरा शब्द है आपका, दूसरा शब्द है राउस। दूसरा शब्द क्या है? राउस।
एक शब्द है चोस और दूसरा शब्द है राउस। क्या है ये चोस और क्या है ये राउस? देखिए, इस प्रकार से शिवालिक की बेल्ट है ये आपका शिवालिक रेंजेस है, ठीक है, ये शिवालिक रेंजेस है। अब यहां पर कंडीशन बता रहा हूं, आपकी कंडीशन ए है वेट रेनी सीजन, वर्षा ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय क्या होता है यहां पर? वर्षा ऋतु के समय में ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे बादल बनते हैं, बहुत सारे बादल बनते हैं, राइट, और इन बादलों से बारिश होती है, बिल्कुल होगी, बादल बने हैं तो बारिश होगी। जब ये बारिश होती है तो इन बारिशों से आपका नई नई क्या बन जाती हैं? आकस्मिक आपकी नई नई नदियां बन जाती हैं, या नदी तो बहुत चौड़ी होती है तो इसको हम सरिताएं बोल लेंगे, नई नवीन सरिताएं बन जाती हैं, नवीन सरिताएं बन जाती हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं न्यू स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स और नदी में फर्क भाई बस इतना ही होता है, स्ट्रीम्स पतली होती हैं, पानी की मात्रा कम होती है, नदियों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। नई सरिताएं बन जाती हैं। अब ये नई सरिताएं जो है बड़ी स्पीड से फ्लो करती हैं और ये उन क्षेत्रों में पहुंच जाती हैं, तराई वाले कृषि वाले क्षेत्र में, जहां पर इनको नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब ये आती हैं और आके क्या कर देती हैं? मृदा अपरदन कर देती हैं। क्या कर देती हैं? मृदा अपरदन कर देती हैं, सॉइल इरोजन बेटा कर देती हैं। अब ये सॉइल इरोजन जो है इट इज नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, ये कृषि के लिए अच्छा नहीं होता मृदा अपरदन। तो यहां पर हुआ क्या, जो ये नदियां बह के आ रही हैं जो कि मृदा अपरदन कर देती हैं, जो कि एक क्या है, सीजनल स्ट्रीम्स है, ये परमानेंट स्ट्रीम्स भी नहीं है, ये कैसी हैं, नवीन में बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये सीजनल है, सामयिक है, ये क्या है, सामयिक सरिताएं हैं, और वो भी नई नई बनती हैं हर बार, सामयिक सरिताएं, सीजनल है। ऐसी सीजनल सरिताएं जो कि मृदा अपरदन करके तराई वाले क्षेत्र में, कृषि वाले क्षेत्र में नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी सरिताओं को हम बोलते हैं चोस। क्या बोलते हैं? चोस बोलते हैं, जो कि आपको पंजाब और हरियाणा में बहुत मिलेंगी, चोस। क्लियर है बात, समझ में आई? चोस क्या होता है? बारिश की वजह से बन जाती हैं, ये वर्षा ऋतु के मौसम में मिलेंगी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन होती है भैया, दूसरी कंडीशन आप कहेंगे सर, जब बारिश खत्म हो जाती है और आपका आ जाता है सूखा, ड्राई सीजन, ठंडे वाला रीजन, ठंडा वाला सीजन, जब बारिश नहीं होती है, इन नदियों ने क्या करा होता है? इन नदियों ने अपरदन करा होता है, इन नदियों ने अपरदन करा होता है, और ये नदी कुछ अपना रास्ता, सरिताएं जो है अपना रास्ता बना लेती हैं, ये सरिताएं अपना रास्ता बना लेती हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपनी सरिताएं जो है बह रही होंगी, इस प्रकार से बह रही होंगी। अब जो ये रास्ते से बह रही हैं ये सूख जाती हैं, क्योंकि ये तो सीजनल है, बारिश हुई नहीं तो सूख गई। ये जो ड्राई बेड है इस सरिता का, चोस का ड्राई बेड ऑफ चोस इज नोन एज राउस। मतलब, ठीक है, मतलब क्या, जो ये नवीन सरिताएं हैं जिसको हम चोस बोलते हैं, चोस के सूखा हुआ मार्ग जो है, ठीक है, चोस से बनाया हुआ सूखा मार्ग, चोस से निर्मित शुष्क सूखा सरिता मार्ग क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे राउस कहलाता है। क्लियर है बात? बताओ, अगर मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता देना कि मजा नहीं आ रहा है। ठीक, ये बताओ, ये दो चीज समझ में आई? सबके समझ में आई ये दो चीज? जल्दी से यस करके बताओ अगर समझ में आई है तो, जल्दी से यस करके बताइए अगर समझ में आई है तो, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब आती है दो और कहानी, और इसको समझने के लिए कुछ और कहानी देखो, मजेदार तरीके से समझते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, इसको समझते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आज मान लो ये प्रेजेंट डे नदी बह रही है, ये प्रेजेंट डे नदी बह रही है, ठीक है, कोई भी नदी मान लो, यमुना मान लो, कुछ भी मान लो, कोसी मान लो, ये बह रही नदी, ये नदी बह रही है आपकी, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, हर साल आप जानते हैं कि ये जो नदी का पानी है, हर साल कई ऐसी नदी हैं जहां पे बाढ़ आती है, और ये पानी जो है, ये पानी, नदी का पानी बाढ़ के रूप में ऊपर तक चढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है। एक समय आता है बाढ़ आती है और बाढ़ चली जाती है। जब बाढ़ का पानी वापस लौट रहा होता है, जब बाढ़ का पानी कम हो रहा होता है, तो उस समय होता क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र ना, ये वाला क्षेत्र जहां पे बाढ़ का पानी होता है, इस वाले क्षेत्र में जो आपके अवसाद होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं भाई, हर साल। यहां पर क्या होता है, यहां पर हर साल अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं। अवसाद क्या इकट्ठा हो जाते हैं, अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। पानी यहां से आपका वापस चला जाता है, एक समय ऐसा आता है पानी जो है वो वापस चला जाता है, लेकिन ये अवसाद जो है, ये अवसाद तो बचे रह जाते हैं। पानी चला जाता है लेकिन ये अवसाद बचे रह जाते हैं। और ये जो नए अवसाद होते हैं, ये नए जो अवसाद होते हैं, ये कृषि के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नए अवसाद जो होते हैं, ठीक है, कृषि के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये न्यू एलुवियल सॉइल, अंग्रेजी में अगर बोले तो न्यू एलुवियल सॉइल, या हिंदी में अगर इसको बोले तो नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा। ये नवीन जलोढ़ मृदा क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा बहुत अच्छी होती है, किसके लिए, कृषि के लिए अच्छी होती है। और इन मैदानों को जो हमेशा बाढ़ से बनती हैं, इनको फॉरेन में या दूसरी कंट्री में हम लोग फ्लड प्लेन्स भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बाढ़ के मैदान भी बोलते हैं, बाढ़ के मैदान, ठीक है, क्योंकि हर साल यहां बाढ़ आती है और उसके कारण ये मैदान बनते हैं। इन मैदानों को, ये जो नवीन जलोढ़ मृदा से मैदान बने हैं, इन मैदानों को हम बोलते हैं खादर। इन मैदानों को हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। इन जलोढ़ मैदानों को बेटा हम लोग बोलते हैं खादर, ठीक है। ये हर साल बनते हैं। और ये जलोढ़ मृदा जो है, ये किसके लिए बहुत अच्छी है, तो आप कहेंगे कृषि के लिए बहुत अच्छी होती है। कृषि के लिए टिक मार्क मार दो इसमें। बताओ बात समझ में आई इतनी? अगर समझ में आई तो जल्दी से यस करके बताओ, ठीक है, यस करके बताओ। अब यही जो खादर के मैदान हैं, इनको पंजाब में, याद रखना, पंजाब में इनको बेट कहते हैं, बेट। पंजाब में इनको क्या बोलते हैं, बेट। पंजाब में इसी खादर के मैदान को वहां की लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, बेट बोलते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हारी, ठीक है। अब देखो कौन सा है, खादर हमने कर लिया, ठीक है, खादर हमने कर लिया। अब हम लोग करेंगे कौन सा रीजन, बांगड़ वाला रीजन। अब हम लोग पहुंचते हैं कहां पर, प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन एज, जो कि क्या था, आइस एज था, आइस एज। जब ये आइस एज एंड हो रहा था, समाप्त हो रहा था, तो हर तरफ की आइस पिघल रही थी, ठीक है, और अपने हिमालय में मोटी चादर जो बन गई थी आइस की, वो भी बहुत तेजी से पिघल रही थी। जब ये पिघली तो हर तरफ इस प्रकार से पहले थी, जब आपका बर्फ जमी हुई थी तो ऐसे नदी बह रही थी। जब आपकी बर्फ पिघल गई तो क्या हुआ, इस नदी का पानी काफी ऊपर आ गया, और इस नदी का पानी इतने ऊपर तक आ गया, ठीक है। अब जब नदी का पानी धीरे धीरे करके फिर से ग्लेशियर्स बने, और ये नदी का पानी कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। जब नदी का पानी कम हो गया तो ये वाला भाग तो यहां से हट गया, ये वाला भाग तो यहां से हट गया, लेकिन यहां पर आपका क्या हुआ, यहां पर जो ऊंचे उठे भाग हैं, इस प्रकार से जो आपके ऊंचे उठे भाग हैं मैदानी क्षेत्र में, और पूरी हर जगह पे, इनफैक्ट ये खादर वाला रीजन भी रहा होगा तब, लेकिन इस वाले भाग में आप देखेंगे तो उस समय के अवसाद आज भी आपको मिलते हैं। ये प्लीस्टोसीन के बाद जो कहानी हुई थी, इसके अवसाद आपको आज भी मिलते हैं। सेडिमेंट्स यहां पर आपको आज भी मिलते हैं। सेडिमेंट्स मतलब ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ों से लाए गए होंगे, तो ये भी जलोढ़ मैदान है। लेकिन ये कैसे जलोढ़ मैदान है, ये ओल्ड एल्यूवियल प्लेन्स हैं। ये कैसे हैं प्लेन्स, ये हैं आपके पुराने जलोढ़ मैदान। ये कैसे मैदान है बेटा, पुराने जलोढ़ मैदान है,
ठीक है। अब क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं, बारिश की वजह से पुराने जो हो चुके हैं, इनकी मृदा में खनिज की मात्रा जो है वो खत्म हो गई है। लगभग खनिज की मात्रा क्या हुई, खत्म हो गई है। सॉइल एकदम बेकार हो गए हैं और इसलिए ये कृषि के लिहाज से, कृषि के लिए क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। ये कृषि के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब इसको कृषि के लिए अच्छे करने के लिए क्या करा जाता है, इसमें पानी और बहुत सारा आप चीज़ यूज़ करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ करते हैं। उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि इन क्षेत्रों में जो ऊंचे क्षेत्र हैं आपके उत्तर भारत के मैदान के ऊंचे क्षेत्र, जहाँ पर आप बाढ़ नहीं आती है, जहाँ सदियों से बाढ़ नहीं आई है, उन क्षेत्रों में कहीं कहीं पे कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट के आपको क्या मिल जाते हैं, ग्रेन्यूल्स मिल जाते हैं, जिनको आप बोलते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में आप बोलते हैं इनको कंकड़। तो कंकड़ आपको कहाँ मिलेंगे, इस क्षेत्र में। जब आप गांव जाते हैं तो आपको जो बड़े बड़े कंकड़ मिलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़, उस क्षेत्र में जहाँ बाढ़ नहीं आ रही। आप अपने गांव जा रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तो खादर वाला प्लेन्स है, कृषि के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़े ऊपर वाले भाग में चले जाओगे अगर, ठीक है, ऊपर वाले जैसे पंजाब के थोड़ा ऊपर वाले हिस्से में चले जाएंगे आप अगर, हिमाचल और पंजाब के बीच वाले क्षेत्र में, वहाँ बाढ़ नहीं आती है। उस क्षेत्र में आपको क्या मिलेंगे, बांगर के मैदान मिलेंगे। ये कौन से मैदान कहलाएंगे, ये वाले मैदान बेटा जो हैं, ये वाले मैदान कहलाएंगे बांगर के मैदान। समझ में आई आपके बात, ये वाले मैदान जो है कौन से मैदान कहलाएंगे, बांगर के मैदान कहलाएंगे। ठीक है, बांगर के। कृषि के कारण बहुत सारी इसमें एल्कलाइन और आप कह सकते हैं सलाइन ये हो जाते हैं, क्षारी और लवणीय हो जाते हैं, और इनके अलग अलग नाम बन जाते हैं, रेह, कल्लर, थूर। ठीक है, ये जो अगर इसमें आपका ज़्यादा इरिगेशन हो जाए, ज़्यादा यहाँ पर इरिगेशन हो जाए, एक्स्ट्रा इरिगेशन से, एक्स्ट्रा सिंचाई के कारण, ठीक है, इनकी जो मृदा होती है, कैपिलरी एक्शन होता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन की वजह से जो आपके सॉल्ट होता है वो सॉल्ट ऊपर आ जाता है और एक चादर सी बन जाती है, सलाइन, क्षारी मृदा हो जाती है, जो कि अगेन कृषि के लिए अच्छी नहीं है। और ऐसी मृदाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेह बोलते हैं। अलग अलग जगह पे रेह, इसको रेह बोला जाता है, इसको कल्लर भी बोला जाता है, कल्लर। ठीक है, इसको कल्लर मृदा भी बोली जाती है, कल्लर मृदा। इसको थूर भी बोला जाता है, थूर। ठीक है, तो ये सब नाम हैं आपके, ये सारे नाम आपको कहाँ मिलेंगे, ये सारे नाम आपको बांगर में ही मिलेंगे, बांगर में। ये जो आप देख रहे हैं उठा वाला भाग, ये जो आप देख रहे हैं जो कि खादर के समीप उठा वाला भाग है, इस भाग को पंजाब में धया बोलते हैं, धया। पंजाब में इस भाग को क्या बोलते हैं, धया बोलते हैं, जो उठे वाले भाग हैं। ठीक है, ये उठे वाले जो भाग हैं इनको धया बोलते हैं। खादर को क्या बोलते हैं पंजाब में, बेट, इसको क्या बोलते हैं, धया बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या वर्गीकरण हम लोग ने कर लिया। ये हम लोग ने वर्गीकरण करा किस पे, ये हम लोग ने वर्गीकरण करा मैदान के बारे में। अब कल हम लोग बात करेंगे क्षेत्रीय मैदान के बारे में। ठीक है, जिसमें देखेंगे अलग अलग किस्म के पंजाब के मैदान क्या हैं, अवध के मैदान क्या हैं, बंगाल के मैदान क्या हैं, बक्सर के मैदान क्या हैं, रोहिलखंड क्या है, इनका वर्गीकरण हम लोग करेंगे और इनकी स्पेशलिटी और इससे जो प्रश्न बनते हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर करेंगे। अगर क्लास आपको समझ में आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में जाके 2 मिनट निकालना और वहाँ पर कमेंट कर देना। इससे बहुत ही ज़्यादा मोरल बूस्टअप होता है हमारी पूरी बैकएंड टीम का, मेरा, और हम लोगों को लगता है कि और अच्छा कंटेंट हम लोग लेके आएँ। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी समय पे 5 बजे। प्लेन्स का सेकेंड पार्ट, फाइनल पार्ट कल कंप्लीट करते हैं। बाय बाय।